महाराष्ट्र की डगर सबसे ज्यादा कठिन है पूरे देश में क्या? भारत भी मोदी जी के साथ है, महाराष्ट्र भी मोदी जी के साथ है। अखबारों में आपने एक ऐड दी, वोट वहां डालिए कि जश्न हिंदुस्तान में बने, पाकिस्तान में नहीं। अगर पाकिस्तान के मंत्री ट्वीट करे और कहे कि नहीं राहुल गांधी चुनकर आने चाहिए, वो बहुत अच्छे नेता है। तो राहुल गांधी अगर गलती से चुनकर आ गया तो जश्न कहाँ होगा? औरंगजेब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना की गई, जिसको केवल भौंकने के लिए छोड़ा हुआ है। मैं कुत्ता नहीं कह रहा हूँ, और कोई भौंकने वाला व्यक्ति रोज उल्टी सीधी बातें करे, उससे फर्क क्या पड़ता है? उद्धव ठाकरे तो एडवाइस ही संजय राउत की मानते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उनको साइकियाट्रिस्ट की आवश्यकता है। एक समाजवादी पार्टी की नेत्री है, उन्होंने बोला वोट जिहाद करिए। तो जब वोट जिहाद की बात करेंगे ना, तो इसका परिणाम दूसरा भी होगा। 400 सीटें क्यों चाहिए भारतीय जनता पार्टी को? संविधान बदलने के लिए? नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और लोकसभा चुनाव में अब हम कह सकते हैं कि अंतिम दौर बचा हुआ है और इस अंतिम दौर के अंदर महाराष्ट्र का जो रण है वो सबसे ज्यादा भीषण है। और महाराष्ट्र के रण पे बात करने के लिए और देश के भी रण पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी। नमस्कार फडणवीस जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। लगभग आप 80 से ज्यादा रैली कर चुके हैं, सेंचुरी की ओर है। बड़ा प्रश्न यह है कि महाराष्ट्र की डगर सबसे ज्यादा कठिन है पूरे देश में क्या? देखिए, एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि महाराष्ट्र की डगर कठिन है जी, और विशेष रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि एक लेफ्टिस्ट टाइप का जो विचार है, ये लोग मिलकर एक नैरेटिव तैयार करते हैं। महाराष्ट्र की डगर ये भारत की डगर से कोई अलग नहीं है। भारत भी मोदी जी के साथ है, महाराष्ट्र भी मोदी जी के साथ है जी, और हम लोग पिछला रिकॉर्ड हमारा तोड़ेंगे, उससे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में जीतेंगे। लेकिन एक सवाल है कि क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में जो इस बार अलायंसेज हैं वो एक तरह से बड़े डिफरेंट अलायंसेज हैं? शिवसेना 2 भागों में बटी हुई है, एनसीपी 2 भागों में बटी हुई है, एक तरह की खिचड़ी है। तो ये जो खिचड़ी पक रही है, कहीं ये सीटें भी खिचड़ी की तरह ना आए इस बार? देखिए, क्या होता है कि आपकी बात एक प्रकार से सही है कि उधर 3 पार्टियां हैं, हम भी 3 पार्टियां और साथ में और भी पार्टियां, भी राज ठाकरे भी हमारे साथ है। तो ऐसी थोड़ी बटी हुई हमको पॉलिटिक्स दिखती है, लेकिन मूल रूप से 2 खेमे यहां तैयार हो चुके हैं जी। एक प्रो मोदी जो मोदी जी को मानने वाला है, और एक जो मोदी जी को नहीं चाहता है, एंटी मोदी। तो मुझे लगता है कि कोई खिचड़ी नहीं पकने वाली। प्रो मोदी सेंटीमेंट है, लोग मोदी जी के साथ जाएंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रो मोदी सेंटीमेंट है, लेकिन अखबारों में आपने एक ऐड दी और वो ऐड जो थी वो ब्लैक ऐड थी, काली ऐड थी, और उस ऐड के अंदर लिखा हुआ था कि वोट वहां डालिए कि जश्न हिंदुस्तान में बने, पाकिस्तान में नहीं। इसके मायने क्या थे? देखिए, अब उसके ऊपर हम लोगों के ऊपर कुछ कार्रवाई भी हुई, नोटिस भी मिली है, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि उसका अर्थ क्या था। अगर पाकिस्तान के मंत्री ट्वीट करे और कहे कि नहीं राहुल गांधी चुनकर आने चाहिए, वो बहुत अच्छे नेता है, तो इसका मतलब यह है कि मोदी जी चुनकर आएंगे तो भारत में जश्न होगा, पाकिस्तान में तो नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी अगर गलती से चुनकर आ गया तो जश्न कहाँ होगा? तो पाकिस्तान में होगा। तो गलत क्या था? ठीक है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आया, मैं उसके ऊपर विवाद नहीं करना चाहता जी, लेकिन इन लोगों की फितरत देखिए। ये लोग पाकिस्तान से ट्वीट करवाते हैं। इनके एक नेता कहते हैं पाकिस्तान के पास अणु बम है, वो हमारे ऊपर बमबारी कर सकता है। दूसरे एक नेता और कुछ कहते। और सबसे बड़ी बात तो यह है, यहां महाराष्ट्र में इनके लोगों को यह चिंता है कि अजमल कसाब जो इस देश में कसाई की तरह लोगों को मार चुका है, उसकी बदनामी होती है। ऐसा कहने वाले इनके नेता है। और जिन्होंने अजमल कसाब को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया, ऐसे
हमारे अधिवक्ता उज्जवल निकम जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मतलब ये किसके साथ है? लेकिन चुनाव देश का है तो पाकिस्तान की बात बीच में आ रही है, हिंदू मुसलमान की बात बीच में आ रही है, ये क्यों हो रहा है? देखिए, सीधा हिसाब है, ये चीजें इसलिए आएगी कि सामने से जी अगर ऐसी टिप्पणियां होगी तो जवाब तो हम देंगे और ताकत के साथ देंगे। लेकिन अभी नाना पटोले हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, गांधी परिवार के करीबी भी हैं, उन्होंने कहा कि राम मंदिर का हम शुद्धिकरण करेंगे जब हम सत्ता में आएंगे। उनको पहले अपने मन का शुद्धिकरण करना होगा, उसके बाद वो राम मंदिर का शुद्धिकरण की बात करे, क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हलफनामे पर प्रभु श्री राम जी के अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने हलफनामे पर राम सेतु को नकारा, जिनके लिए प्रभु श्री राम ये मात्र काल्पनिक पात्र है, जिन्होंने राम मंदिर के मसले को अटकाया, लटकाया और भटकाया, और राम मंदिर 495 साल के बाद बनने के बावजूद जी जब पूरे देश के हिंदू और बाकी लोग भी राम मंदिर का जश्न मना रहे थे, ऐसे समय जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया, ऐसे ये लोग हैं। पहले ये बात तो कह दे कि हाँ, हम अपने आप को हिंदू मानते हैं, हम सनातन संस्कृति को मानते हैं, ये तो पहले एफिडेविट पे दे। लेकिन उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हमसे बड़ा हिंदू कौन है? पहले कहते थे, अब नहीं कहते। अब उद्धव ठाकरे जी, पहले देखिए, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी और उसके बाद उद्धव ठाकरे जी, इनके भाषणों की शुरुआत होती थी, मेरे तमाम हिंदू भाइयों बहनों और माताओं। अब उसमें से हिंदू शब्द उन्होंने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? अब आपको पता है क्यों निकाल दिया। देखिए, जिन पार्टियों के साथ वो चले गए, अब उनको हिंदुओं के मतों की चिंता नहीं है। उनको लगता है अपीजमेंट से, तुष्टीकरण की नीति से चुनकर आ सकते हैं, इसीलिए अब वो कैलेंडर छापते हैं और कैलेंडर पे हिंदू हृदय सम्राट नाम निकल गया, अब जनाब बाला साहब ठाकरे आता है। अब उनकी रैलियों में अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं और टीपू सुल्तान जिंदाबाद के नारे उनकी रैलियों में लगते हैं। तो उन्होंने तो अपनी लाइन पक्की कर ली है, अब वो जबान से कुछ भी लेकिन मैंने उनके नेताओं से कई बार सवाल पूछा तो उन्होंने बोला कि हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी से, देवेंद्र फडणवीस से, अमित शाह से, जेपी नड्डा से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि हम नकली शिवसेना है, हम राम भक्त है कि नहीं है, हम हिंदू है कि नहीं है। बोला उद्धव ठाकरे डट के हिंदू हैं, आदित्य ठाकरे डट के हिंदू हैं। हमको भी सर्टिफिकेट बांटने का शौक नहीं है जी, और हम कोई सर्टिफिकेट बांटते घूमते भी नहीं है, ये जनता ने तय किया। और उन्होंने जिस प्रकार से हिंदुत्व से किनारा कर लिया, हिंदुत्व जो होता है ना, ये आचरण की बात है, ये मुंह से बोलने की बात नहीं है। क्या है आपके आचरण में? आप आज जिस प्रकार से सूडो सेक्युलर लोगों के बीच उनसे भी ज्यादा तुष्टीकरण करते हो, तो कितना भी छाती ठोक कर बोलो कि हम हिंदुत्ववादी है, लोग नहीं सुनने वाले। लेकिन चुनाव के अंदर जो बयानबाजी हो रही है वो हम देख ही रहे हैं दोनों ओर से। लेकिन एक ऐसा बयान आया जो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर था और औरंगजेब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना की गई और कहा कि औरंगजेब की जैसे कब्र खोदी गई थी तो नरेंद्र मोदी क्या चीज है। ये बात कही शिवसेना के एक नेता संजय राउत ने। क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय पर? पहली बात तो आप इस बात को समझ लीजिए, संजय राउत कोई नेता नहीं है, और मेरा तो सीधा मानना है संजय राउत जैसे व्यक्ति को मेरे लेवल के आदमी ने जवाब देना, इतना उनका स्तर भी नहीं है। इसका जवाब हमारे प्रवक्ता देते हैं। संजय राउत एक प्रवक्ता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, और जिसको केवल भौंकने के लिए छोड़ा हुआ है। मैं कुत्ता नहीं कह रहा हूं जी, नहीं तो आप कहेंगे कुत्ता कह दिया, उतना भी मैं उनका वो नहीं करूंगा, लेकिन भौंकने के लिए छोड़ा हुआ व्यक्ति है। और कोई भौंकने वाला व्यक्ति रोज उल्टी सीधी बातें करे, उससे फर्क क्या पड़ता है? देखिए, इन्होंने जितनी गालियां मोदी जी को दी, लोगों ने उतना ज्यादा प्यार मोदी जी पर किया। और ये संजय राउत जैसे लोग जो है ना, ये सूरज की तरफ देखकर थूकते हैं, थूक उनके मुंह पे गिरती है, और इनकी 10 पीढ़ियां भी आ जाए तो भी ये किसी को गाड़ नहीं सकते। लेकिन प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना वाले हैं जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करते हैं और वो भी कब्र में, उसमें भी तुष्टीकरण ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है,
एकदम सही बात कही है। उन्होंने ये बात कही इसलिए है कि एक वोट बैंक को संदेश देना चाहते हैं कि देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, कब्र में गाड़ने की बात कर रहे हैं, ये तुष्टिकरण। इसलिए मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप में कहा है, अरे जिंदा तो तुम गाड़ ही नहीं सकते, मरने के बाद भी नहीं गाड़ सकते। लेकिन आपने संजय राउत के लिए बोला कि वो उनका स्तर नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे तो एडवाइस ही संजय राउत की मानते हैं। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपके चैनल पे कह रहा हूं कि जिस प्रकार के भाषण उद्धव जी के मैं देख रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको साइकियाट्रिस्ट की आवश्यकता है। ही नीड्स हेल्प। ये क्यों कह रहे हैं आप उनकी भाषा देखिए, जिस प्रकार की बातें वो कह रहे हैं, देखिए किसी भी पार्टी का नेता इस स्तर की बात नहीं करता है। इस स्तर की बात जब आदमी करने लगता है ना, तो मुझे लगता है कि ही नीड्स हेल्प। क्या आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर भी एक अभद्र टिप्पणी की गई, कहा गया कि उनके बेटे को अपने माथे पे मेरा बाप गद्दार है लिख के चलना चाहिए, ये भी एक शिवसेना की नेत्री ने कहा। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स के अंदर जिसे कहते हैं कि ऑपोजिशन होता है, पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन इस तरह की नफरत, ये गली में लड़ने वाले लोग होते हैं ना, ग्राम पंचायत के चुनाव में लड़ने वाले लोग होते हैं, उस जैसी बातें ये करते, उतने निचले स्तर की बात करते हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं, देश का चुनाव लड़ ही नहीं रही है, ये तो गली का चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, वहां शिवसेना में अभी चंद नेता बचे हुए हैं, उन नेताओं को अपनी सीटें बचानी है। किसी को अभी जिसने बोला वो तो चुनाव भी नहीं लड़ रही, नहीं, तो राज्यसभा एमपी। नहीं, मैं वही कह रहा हूं जी। अब उन लोगों को ये लगता है कि आगे राज्यसभा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इसलिए हम कितने लॉयल है ये दिखाने की होड़ लगी है। और इस होड़ में अपने स्तर को छोड़कर वो जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, मैं आपको लिख कर देता हूं, महाराष्ट्र उनको नकारेगा। हेमंत करकरे, स्वर्गीय हेमंत करकरे जो शहीद हुए, उनकी शहादत को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता ने सवाल उठाया और विजय वडेट्टीवार ने कहा, उसको आरएसएस के साथ जोड़ा, कहा कि पाकिस्तान के आतंकी की गोली से वो नहीं उनकी शहादत हुई थी और उनको मारा गया था आरएसएस की पुलिस ने। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये लोग पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, हिंदुस्तान की भाषा तो हो नहीं सकती। और मेरा सवाल विजय वडेट्टीवार से है, ये घटना है 2008 की, 26/11/2008। बिल्कुल। वहां से लेकर 2014 के जुलाई तक 6 साल कांग्रेस की सरकार देश में भी थी और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। दोनों जगह शासन, दोनों जगह सरकार थी। उस समय ये चीजें क्यों नहीं याद आई? तो ये आज ये सारा नैरेटिव लाने की कोशिश क्यों कर रहे? देखिए, यही बात पाकिस्तान ने कही थी कि कसाब बेकसूर है, लेकिन एडवोकेट उज्जवल निकम जी ने सारे सबूतों के साथ ये कोर्ट को में साबित किया कि अजमल कसाब ने ही हमारे हीरोज को भी मारा है और हमारी आम जनता को भी मारा है। आपने ये महाराष्ट्र के एलओपी की ये आपने ये स्टेटमेंट सुनी, क्या आप शॉक थे जिस तरह की ये स्टेटमेंट आई? मैं शॉक नहीं था, मैं क्रोधित था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने किसी भी देशवासी को आएगा। मैंने कहा, ये सत्ता के लिए देश के खिलाफ बोलने को तैयार हो गए, इसका एडवांटेज किसको मिलेगा? देखिए, अब कसाब के ऊपर गुनाह साबित हो गया, प्रक्रिया पूरी हो गई, फांसी वाली सारी चीजें हो गई। पाकिस्तान ने भी बोला था 26/11 हमने नहीं किया। अब इसका फायदा किसको मिलेगा? जब हम इंटरनेशनल फोरम पर ये कहते हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, ये सबूत है, तब वो क्या कहेंगे? देखिए भाई, इनके ही देश में जो पदों पर बैठे हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, ऐसे लोग कह रहे हैं कि ये कसाब ने नहीं किया था। तो इसका सीधा मतलब है आपने किसको मदद की? पाकिस्तान को मदद की। शर्म आनी चाहिए जी, बेशरम लोग हैं। एक बात तो सत्य है फडणवीस जी की, उज्जवल निकम की जैसे ही एंट्री हुई तो इस तरह के बयान विपक्ष की तरफ से आने लग गए, ये मुद्दा बन गया। अब मणिशंकर अय्यर ने कह दिया कि पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है जी, तो बातचीत करनी चाहिए आपको। अब आपने बिल्कुल सही बात कही। तो इसकी शुरुआत किसने की? पाकिस्तान को इस चुनाव में किसने लाया? हमने लाया? उन्होंने लाया? जवाब हम देंगे। और पाकिस्तान के उज्जवल निकम को तो आप ही लाए। तो हाँ, क्यों नहीं लाएंगे भाई? आप इतने बड़े बड़े लॉयर्स को लाते हो। आज दिल्ली में
कांग्रेस पार्टी तो एक जमाने में जब यूपीए की सरकार थी सारे लॉयर्स ही चलाते थे, सारे लॉयर्स ने मिलकर उस सरकार का बंटाढ़ार कर दिया। तो अगर एक अच्छे लॉयर को हम टिकट देते हैं तो क्या प्रॉब्लम क्या है? देखिए, सवाल ये है कि ये अगर पाकिस्तान को लाएंगे तो जवाब मिलेगा। और मैं फिर एक बार कहता हूं, मणिशंकर जी को भी कहता हूं और बाकी लोगों को भी कहता हूं, पाकिस्तान की हालत यह है आज कटोरा लेके घूम रहा है, बम चलाने की उसकी ताकत नहीं है। और पाकिस्तान को ये पता है कि आज हिंदुस्तान की ये ताकत है और हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रधानमंत्री बैठा है कि जिसके चलते अगर गलत हरकत की तो पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं रहेगा। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है, खासतौर पर पूरे देश में ही चुनाव है, ये जो लोकसभा का चुनाव है और खासतौर पर महाराष्ट्र में नेशनल मुद्दे हावी हैं या महाराष्ट्र के मुद्दे हावी हैं? देखिए, मूल रूप से यहां पर हम लोग मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और अपोजिशन ये केवल हमको गाली देने पर आमादा है। हम लोगों ने, चूंकि देश का चुनाव है तो देश में क्या परिवर्तन हुआ है, देश की सरकार ने महाराष्ट्र में क्या परिवर्तन किया है, जी, ये सारी चीजें लोगों के सामने मुद्दे रखते हैं एक एक, और उसके आधार पर हम वोट मांगते हैं। वो लोग कभी मोदी जी को गाली देते हैं, कभी हमको गाली देते हैं, कभी देश को गाली देते हैं, कभी राम को गाली देते हैं, कभी मंदिर को गाली देते हैं। एक देखिए, आप उद्धव ठाकरे जी का भाषण उठाकर देखिए, पवार साहब का भाषण उठाकर देखिए, एक मुद्दा, विकास का एक मुद्दा भी नहीं है। पर शरद पवार साहब ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया और उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र में 35 सीटें हमारी युति जीत के आ रही है और कह रहे हैं और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं गलत नहीं बोलता। मैं उनका बहुत आभारी हूं, कम से कम 13 सीटें तो हमको दे दी उन्होंने। कितना बड़ा हमारे साथ उन्होंने न्याय किया है। देखिए, पवार साहब ने 14 में भी यही कहा था, 4 सीटें आई थी, पिछले समय भी यही कहा था, 4 सीटें आई। और मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, ये तीनों मिलाकर अगर 10 का आंकड़ा पार कर ले तब भी बहुत बड़ी बात है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ी बात बोली और उसकी बात प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने महाराष्ट्र की अपनी सभाओं में भी करी है। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम आरक्षण एक मुद्दा है इस चुनाव के अंदर, जैसा बीजेपी बनाने का प्रयास कर रही है? नहीं, क्यों नहीं होगा, मुझे बताइए। अगर आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो और अलग अलग राज्यों में उनके एक्शंस देखें तो ये मुद्दा है ही। इसीलिए इस देश का जब संविधान बना तो संविधान सभा में चर्चाएं हुई आरक्षण को लेकर और यूनानिमसली संविधान सभा ने कहा कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं दिया जा पाएगा। जी, और तब से हमारे देश में धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं है। लेकिन लगातार जहां जहां कांग्रेसी सरकारें आती है वहां धर्म के आधार पर आरक्षण देते, सुप्रीम कोर्ट से वो खारिज होता है। अब इन्होंने नया मॉडल लाया है कि मुस्लिमों को ओबीसी में डाल दो, ओबीसी कैटेगरी में। हालांकि वो भी टिकेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में वो भी उड़ जाएगा। लेकिन इनकी मानसिकता देखिए कि ये ओबीसी का आरक्षण कम करके, और बाबा साहब आंबेडकर ने जिस बात को प्रतिपादित किया था कि आप नहीं कर सकते, वो बैकडोर से करने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रकार से भारत के संविधान को बदलने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। लेकिन वो ब्लेम दूसरी तरफ डाल रहे हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आएगी, नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो बीजेपी आरक्षण समाप्त कर देगी ओबीसी वर्ग का। देखिए, ये एक परसेप्शन बनाने का प्रयास हो रहा है पूरे देश में। पर देश जानता है, देश मोदी जी को भी जानता है, जिस प्रकार से मोदी जी ने संविधान का सम्मान किया है। जी, संविधान दिवस क्यों नहीं मनाया गया भाई आज तक? और जब मोदी जी ने कहा संविधान दिवस मनाएंगे तो इन्होंने उसका विरोध किया, संविधान दिवस तक नहीं मनाने दिया। और इतने सालों से जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं था। जम्मू कश्मीर के लोगों को बाबा साहेब आंबेडकर ने दिया हुआ आरक्षण भी नहीं था, पिछड़ों का नहीं था, एससी का नहीं था, एसटी का नहीं था। ये सब मोदी जी ने लागू किया है। तो मोदी जी ये संविधान के रक्षक है। एक सवाल, 400 सीटें क्यों चाहिए भारतीय जनता पार्टी को संविधान बदलने के लिए? मैं वापस कहता हूं, हम लोगों के पास पूरी मेजोरिटी 14 में भी थी, हम लोगों के पास पूरी मेजोरिटी 19 में भी थी। जी, हमने संविधान बदला। भाई, संविधान बदलने के लिए
पहली बात तो आप एक बात को समझ लीजिए, और ये कांग्रेस के लोग भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, फुल बेंच ने एक आदेश दिया है, एक ऑर्डर पास किया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत के संविधान का जो मूलगामी ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको संसद बदल नहीं सकती। 400 पार इसलिए चाहिए कि हमेशा लक्ष्य जो होता है पिछले बार से ज्यादा होता है। जब लोगों ने पिछले बार 350 से ऊपर एनडीए को पहुंचा दिया, तो इस बार 400 पार क्यों नहीं जाएंगे? 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा, काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं, देश को बदल के दिखाया मोदी जी ने। लेकिन वर्ल्ड वाइड हमने देखा है कि 2 बार से ज्यादा सरकारें रिपीट होना बहुत कठिन होता है। तो इस बार क्यों लगता है भारतीय जनता पार्टी को, क्यों लग रहा है आप लोगों को कि ये तीसरी बार का जो मैंडेट है ये पहले 2 मैंडेट से भी बड़ा होगा? 2014 का चुनाव जो था वो होप का चुनाव था जी। लोग ये मानते थे कि मोदी जी परिवर्तन करेंगे। 2019 का जो चुनाव था उसमें परिवर्तन शुरू हो गया था, लोगों के ध्यान में आया था कि मोदी जी डिलीवर कर सकते हैं जी। 2024 का चुनाव है, लोगों ने डिलीवरी देखी है। आज 20 करोड़ लोग अपने घरों में रहने को गए हैं, 50 करोड़ लोगों के घर गैस पहुंची है, 55 करोड़ लोगों के यहां शौचालय बना हुआ है। देश में जो रेलवे का बदला हुआ स्वरूप है, कभी किसी ने वंदे भारत ट्रेन जैसी ट्रेन भारत में बन सकती है और चल सकती है, इसका विचार ही लोगों ने नहीं किया था। तो आम आदमी के जीवन में जो बदलाव मोदी जी ने लाया है, और विशेष रूप से चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो युवा हो जी, ये चारों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। लेकिन तो इसलिए अब लोगों को ये पक्का पता है कि मोदी जी ने करके दिखाया है। तो जब मोदी जी कहते हैं पिछले 10 साल ट्रेलर था, अगले 5 साल देश को हम पूरे तरीके से बदलेंगे, तो लोगों को विश्वास है और इसलिए लोग मोदी जी के साथ जा रहे हैं। आपकी एक लोकसभा प्रत्याशी है नवनीत राणा, उन्होंने ओवैसी भाइयों के लिए 15 सेकंड वाला चैलेंज दिया। क्या आपको लगता है इन बयानों से बचना चाहिए? ओवैसी भी उसी प्रकार की भाषा करते हैं, कई बार उस प्रकार की भाषा से उनको जवाब दिया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है। मैं नहीं मानता कि जरूरी है इस प्रकार से जवाब देना। देश आज मोदी जी के साथ है और पॉजिटिव वोट हमारे साथ आएगा। यूपी में एक समाजवादी पार्टी की नेत्री है, उन्होंने बोला वोट जिहाद करिए। क्या आपको लगता है कि ये जो मुद्दा है ये पूरे देश में इसकी बात हो रही है, बीजेपी भी कर रही है, बीजेपी यूपी के मुद्दे को महाराष्ट्र में क्यों उठा रही है? क्यों नहीं उठाया जाएगा? आज उस नेत्री का जो वीडियो है ये महाराष्ट्र के गांव-गांव में उन्होंने सर्कुलेट किया, कांग्रेस ने सर्कुलेट किया, लोगों तक पहुंचाया। अगर ये नैरेटिव तैयार करने की कोशिश करेंगे तो काउंटर तो करना पड़ेगा। पर हमने ऑपोजिशन से सवाल पूछा, अखिलेश यादव जी से सवाल पूछा, उन्होंने बोला कि उन्होंने ज्यादा वोट देने की अपील करी है, कि लोग ज्यादा तादाद में वोट आए। इसका मतलब ये नहीं है कि एक धर्म विशेष वोट करे। देखिए, अखिलेश यादव जी को इतना ही कहिए कि बेवकूफ लोग नहीं बैठे देश में, होशियार लोग बैठे, और उनको एक बात समझनी चाहिए कि जब वोट जिहाद की बात करेंगे ना, तो इसका परिणाम दूसरा भी होगा। लोग चुप नहीं बैठेंगे। अगर इस प्रकार से एक्शन होगी तो रिएक्शन भी आती है। लेकिन उद्धव ठाकरे का नारा है कि अब की बार बीजेपी तड़ी पार। इसीलिए कहा, जो बातें उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, आप तो खैर मराठी उतने समझते नहीं होंगे जी, आप एक बार उनका भाषण ट्रांसलेट करके देखिए। ये जो गांव में 2 नेता ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ते हैं ना, तो चौक में जिस प्रकार का भाषण देते हैं गांव के चौपाल पर, उस प्रकार का भाषण वो दे रहे। इसलिए उस पर मैं अभिव्यक्त भी हूं, उसके ऊपर मैं उस पर टिप्पणी भी करूं तो लेकिन क्या उनको करूं? आपसे बहुत खुंदक है, आपसे बहुत गुस्सा है, और उन्होंने कहा कि आप दगाबाज हैं, आप वादे से मुकर गए। आपसे और अमित शाह से वो बहुत गुस्सा है। मैं एक बात बोलता हूं जी, मैंने अपनी जिंदगी में इतना झूठा आदमी नहीं देखा। मुझे तो आश्चर्य लगता है। देखिए, बेशर्मी है। अच्छा, बीजेपी ने कभी उनको वादा नहीं किया था? ये बेशर्मी है, मैं वही कह रहा हूं, ये बेशर्मी है कि खुद बीजेपी के पीठ में खंजर घोंपकर रोज चिल्लाना मेरे साथ बेईमानी हुई। अरे बेईमान तो तुम हो, तुम हमारे साथ चुनकर आए, तुमने हमारे फोटो लगाकर चुनकर आए, मोदी जी का फोटो लगाकर चुनकर आए। उन्होंने खुद के फोटो इतने रखे थे स्टैम्प साइज, और मोदी जी का लाइफ साइज फोटो लगाते थे, कटआउट बड़े थे प्रधानमंत्री, और उसके भरोसे चुनकर आए। और चुनकर आकर ये लोग केवल कुर्सी के लिए
विचारों को छोड़ते। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, जिस दिन कांग्रेस के साथ मुझे जाना पड़ेगा शिवसेना की दुकान बंद करूंगा। उनके बेटे ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। अगर दगाबाज कोई है तो उद्धव ठाकरे दगाबाज है। क्या आपको लगता है कि सिंपैथी है उनकी तरफ, जैसा बार बार कहा जा रहा है, ये भी एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि सिंपैथी है उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे की तरफ, ठाकरे परिवार की तरफ, बाला साहब के बेटे हैं, इस हालात में आ गए हैं। बाला साहब के कौन से विचारों का उन्होंने प्रतिपादन किया, कौन से विचार बाला साहब के उन्होंने जीवित रखे कि उनको सिंपैथी मिलेगी। और बाला साहब ने हिंदुओं के लिए, मराठी समाज के लिए बहुत काम किया। लेकिन ये एक चीज बता सकते हैं उद्धव ठाकरे, एक, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, एक चीज उद्धव ठाकरे बता दे कि हां मैंने ये काम करके दिखाया है। वो छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र में 2.5 साल वो मुख्यमंत्री थे, एक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में, एक प्रोजेक्ट दिखा दे महाराष्ट्र का कि ये उद्धव ठाकरे का प्रोजेक्ट है। कुछ नहीं कर पाए जी, ये केवल बड़बोले है, ये पेपर टाइगर से पेपर टाइगर है। लेकिन उन्होंने एक बात यह भी बोली, क्योंकि भगवान राम की हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि भगवान राम अपने वचन के लिए जाने जाते थे और भारतीय जनता पार्टी ने अपने वचन को भी तोड़ा है और भगवा झंडे के साथ विश्वासघात किया है। पहली बात तो यह है कि ऐसा कोई वचन भारतीय जनता पार्टी ने दिया नहीं था, कभी भी उनको मुख्यमंत्री पद का आश्वासन दिया नहीं था जी। बल्कि जिस दिन अमित शाह उनके यहाँ गए उससे एक दिन पहले बातचीत करके तय हुआ था मुख्यमंत्री के पद पर चर्चा नहीं है, बाकी मंत्री ज्यादा चाहिए वगैरह उस पर चर्चाओं के नंबर हम डिसाइड करेंगे, मुख्यमंत्री के लिए चर्चा ओपन नहीं है। ये जब उन्होंने मान्य किया तभी उनके घर अमित भाई गए। एकनाथ शिंदे ने न्यूज 18 के इंटरव्यू में बोला कि उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस को जेल में डालना चाहते थे, अगर उस टाइम पर मैं पार्टी को नहीं तोड़ता तो ये हो जाता। देखिए, मैं एक बात कहता हूं, आपको जानकारी है इस बात? नहीं, 100% वो मुझे जेल में डालना चाहते थे। उन्होंने एक सीपी को भी अपॉइंट किया जी, ये कहकर कि देवेंद्र फडणवीस पर जो बनती है वो केस बनाओ। साहब देखो, मैं कांच के घर में नहीं रहता, 1.5 साल उस सीपी ने भी प्रयास किया, मेरे बाल से लेकर नाखून तक मेरी इंक्वायरी कर ली, किसी झूठे केस में फंसा सकते के प्रयास कर लिया, कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि मैं जब हमला करता हूं तो मुझे पता होता है कि कांच के घर में रह के हमला नहीं किया जा सकता। और इन्होंने इतना प्रयास किया लेकिन ये मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। पर इतना गुस्सा क्यों हो गए वो आपसे, जब आप तो उस सरकार के मुख्यमंत्री रहे, आपने बोला आपने सम्मान भी दिया, आप बेटे को भी मंत्री बनाने को तैयार थे, इतना खुंदक क्यों हो गई? क्या आपका कद बड़ा हो गया महाराष्ट्र के अंदर? गुस्सा इस बात का था? अमीश भाई, कद बड़ा हो गया ये तो गुस्सा था ही, इनके खिलाफ बोलना तो ये सहन नहीं कर सकते क्योंकि ही डजंट बिलीव इन डेमोक्रेसी, इनको डेमोक्रेसी से कोई लेन देन नहीं है। और मैं आपको कहता हूं, केवल मेरे खिलाफ नहीं, हमारी पार्टी के 5-6 नेताओं को झूठे केसेस में इन्होंने फंसाया, वो तो मैं था। और मैं विपक्षी नेता के रूप में बहुत डेंजरस आदमी हूं, मैं साफ बताता हूं आपको जी। मैंने इनकी, मतलब ये जो कहते हैं ना कब्र खोदना, इनकी मैंने खोद दी। खैर मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। और इनका पूरा प्लान शूट करके पेन ड्राइव में मैंने दे दिया कि ये देखो, ये तुम्हारा प्लान है, ये तुम लोग बैठे हुए हैं और ये तुम लोगों ने किया हुआ है। और इस प्रकार से जब आपने प्लान पेन ड्राइव में दिया तो खुलासा कर दीजिए, फिर दूसरी तरफ से क्या बोला गया? क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, एकनाथ शिंदे को आपने अपनी तरफ कैसे लिया? देखिए, मैंने अपनी तरफ नहीं लिया जी, बीजेपी ने अपनी तरफ कैसे लिया? नहीं, बीजेपी ने, इन्होंने उसको ढकेला, शिंदे जी को इन्होंने ढकेला। एकनाथ शिंदे जी बाला साहब ठाकरे के बहुत लॉयल शिव सैनिक, बहुत लॉयल, एक हिंदुत्ववादी इस प्रकार के लॉयल शिव सैनिक थे। जैसे इनके ध्यान में आया कि जो चुनकर आए हुए एमएलए है ये शिंदे जी को ज्यादा मानते हैं क्योंकि शिंदे जी उनकी अड़चनों में उनके साथ है, उनकी तकलीफों को दूर कर रहे हैं जी, तो इन्होंने शिंदे जी के पर काटना शुरू किया। क्योंकि इनको जैसे ध्यान में आया कि आदित्य ठाकरे को प्रोजेक्ट करने में कौन व्यक्ति तकलीफ दे सकता है या कौन व्यक्ति उसमें रोड़ा बन सकता है, तो एकनाथ शिंदे है, क्योंकि एमएलए को तो शिंदे जी चाहिए। तो इन्होंने धीरे धीरे
उनके पर काटने चालू किए और उनको रोज अपमानित करते थे। एकनाथ शिंदे जी के डिपार्टमेंट की बैठक सीएम ले तो समझ सकते, सीएम को सब अधिकार होता है जी। एकनाथ शिंदे जी को बिना बुलाए आदित्य ठाकरे करते थे और निर्णय करते थे। तो ये सारी चीजें, और फिर धीरे धीरे उनके ध्यान में आया एकनाथ शिंदे जी के और उनके सारे लोगों के, इन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है, हमारी जमीन तो हिंदुत्व से बनी हुई है और ये तो पूरा तुष्टीकरण में लगे हुए, तो वहां तो हम लोग मार खा ही रहे जी, और हमारे पर भी ये काट रहे। तो इनके सामने अस्तित्व की लड़ाई तैयार हुई, एक अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह तैयार हुआ, और जिसके चलते एकनाथ शिंदे जी के पास कोई चारा नहीं था। बाला साहब के विचारों को जिंदा रखना था, अपने संगठन को जिंदा रखना था, वो हमारे साथ आए। मेरे आखिरी दो सवाल हैं। अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है, इंटरिम बेल मिली है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये एक तरह का जवाब है जो कि अलोकतांत्रिक तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार उनके साथ कर रही थी। न्यायालय ने इंटरिम बेल दी है, 2 तारीख को वापस सरेंडर करने को कहा है। अगर प्राइमा फेसी केस उनके खिलाफ नहीं होती तो न्यायालय उनको रेगुलर बेल देता। एक स्पेशल केस इस रूप में न्यायालय ने फैसला लिया है और न्यायालय ने बहुत साफ टिप्पणी की है। ये बेल उनको जो मिली है चुनाव के प्रचार के लिए मिली है, वो सीएम का कोई काम नहीं कर सकते। इसका मतलब प्राइमा फेसी केस उनके खिलाफ है। अब कोई आदमी बेशर्मी से इसका भी जश्न मनाए, भी इतिहास में पहली बार इस तरह की। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी नहीं करूंगा, उसके मेरिट डिमेरिट पर टिप्पणी हो सकती है, लेकिन वो पॉलिटिकल फोरम पर नहीं, पॉलिटिकल फोरम पे नहीं हो सकती। जी जी, आखिरी सवाल आपसे। बीजेपी इस बार 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आपका अलायंस जो है, पिछली बार आपने 25 में से 23 जीती थी, लेकिन मैं आपसे महाराष्ट्र का नंबर पूछना चाहता हूं कि आपको, मतलब प्रचार का शतक लगाते हुए लगभग शतक आप लगा चुके हैं, तो क्या नंबर आपको दिखाई देता है? कि मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं, पिछले समय 41 सीटें हमारी आई थी, बीजेपी और शिवसेना और हमारा अलायंस मिलाकर। इस बार हम उससे आगे जा सकते, पीछे नहीं आएंगे। पक्का? पक्का। और शिवसेना कहती है, उद्धव ठाकरे वाली, कि राज ठाकरे की कोई पॉलिटिकल वैल्यू नहीं है। उनको पिछले कई चुनाव में ध्यान में आया और इस चुनाव में ध्यान में आएगा कि राज ठाकरे की वैल्यू क्या है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना समय दिया। देवेंद्र फडणवीस जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार।